मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था कल। और बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट में एप्लीकेशन हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में हमने कहा था कि जैसे कार्बोकेटाइन है या कार्ब एनाइन है, तो उसमें जितने ज्यादा मीसोमेरिक स्ट्रक्चर होंगे वो इंटरमीडिएट उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और बेंजीन में सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही डीलोकलाइजेशन कराना है, मेटा पोजीशन में नहीं कराना। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लगा है तो आप मीसोमेरिक में क्लासिफाई करेंगे वो प्लस एम है या माइनस एम है, एंड अकॉर्डिंगली स्टेबिलिटी प्रूफ करेंगे। मतलब ये हमने कल क्वेश्चन किए थे कि ये एक बेंजीन की रिंग है और यहाँ CH2 प्लस लगा है, और ये एक और बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे भी CH2 प्लस है लेकिन यहाँ NO2 लगा है, और इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो कल हमने ये पढ़ा था कि जो CH2 प्लस है उसमें प्लस चार्ज आपको डिक्रीज करना है स्टेबिलिटी करने के लिए, ये प्लस चार्ज डिक्रीज करना है। तो ये NO2 माइनस M इफेक्ट है, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, खींचने का मतलब प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ कम से कम कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला तो नहीं लगा, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। ये आपका आंसर सही था बच्चों, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। तो कल हमने ये क्वेश्चन किए थे और आज हम इसके थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट मान लो हम ये कह रहे हैं, ठीक है, आज हम अगला कैरेक्टर पढ़ ले रहे हैं, दैट इज एसिडिक कैरेक्टर। ये इंडक्टिव में भी पढ़ सकते थे लेकिन मैंने जानबूझ के उस समय नहीं कराया था कि अब आप जब करेंगे तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल आएगा, ज्यादा समझ में आ जाएगा। एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर देखा जाता है, एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। इंडक्टिव और मीसोमेरिक इफेक्ट से हम एसिडिक कैरेक्टर जज कर सकते हैं। कैसे? अगर कहीं पे भी माइनस एम ग्रुप लगा होगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। माइनस एम या माइनस आई का इफेक्ट जो होता है उससे एसिडिक कैरेक्टर इनहांस होता है। तो आप याद रख सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम और माइनस आई ग्रुप, इनसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। एंड ऑब्वियसली मीसोमेरिक इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव, तो माइनस एम से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, माइनस आई से भी बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? अब पहले मैं समझा रहा हूं ऐसा क्यों होता है, एसिडिक कैरेक्टर क्यों बढ़ता है, क्या है। तो बच्चों ये अगर सपोज हमारा कंपाउंड है फिनॉल, और इस फिनॉल में सपोज यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर में NO2 लगा था, और ये जब आयनाइज हुआ तो आयनाइज होने के बाद ये O नेगेटिव बना। कॉमन सेंस, जब आप एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे O नेगेटिव अलग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने O नेगेटिव अलग कर, सॉरी H प्लस अलग कर दिया तो O नेगेटिव आ गया। अब बच्चों हमारा पॉइंट है, ये रहा इंटरमीडिएट, ये रहा कंपाउंड। अगर हमारा इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाएगा, if the intermediate is stable then the compound will become reactive। तो जब भी इंटरमीडिएट स्टेबल होता है तो कंपाउंड रिएक्टिव होता है। अब जरा बच्चों ध्यान से देखो, कल वाला ही पॉइंट रिपीट हो रहा है। ये इंटरमीडिएट पे चार्ज है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया एनाइन है। और अगर आपको समझ में आ गया हो, इंटरमीडिएट तब स्टेबल होते हैं जब उनका चार्ज स्कैटर हो जाए। तो ये नेगेटिव चार्ज को कौन छीनेगा? इस नेगेटिव चार्ज को छीनेगा माइनस एम। ये ग्रुप माइनस एम है और ये माइनस एम होने की वजह से इस नेगेटिव चार्ज को स्कैटर कर लेगा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज स्कैटर हो जाएगा तो ये इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाएगा। ये इंटरमीडिएट स्टेबल हो गया तो ये कंपाउंड रिएक्टिव हो जाएगा। देयरफॉर नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल इज एसिडिक ड्यू टू दिस माइनस एम इफेक्ट। फिर से समझो, हमने जो कल वाला पॉइंट पढ़ा था इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट। चाहे हम एसिडिक कैरेक्टर देख रहे हो, बेसिक देख रहे हो, रिएक्शन में रिएक्टिविटी देख रहे हो, इन सब में इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी एक मेन रोल प्ले करती है। तो जहां जहां इंटरमीडिएट बच्चों स्टेबल होगा वहां वहां कंपाउंड रिएक्टिव होगा। तो अगर मैंने पूछा कि कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज अगर लगा है तो नेगेटिव चार्ज कम करने के लिए माइनस एम इफेक्ट वाले इंटरमीडिएट स्टेबल है।
और अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो कंपाउंड रिएक्टिव हो गया या एसिडिक ज्यादा हो गया। फिर से समझिए क्वेश्चन को बच्चों, ये यहाँ पे ग्रुप लगा है फिनॉल, यहाँ पे भी ग्रुप लगा है फिनॉल एंड सो ऑन, एक और यहाँ पे ग्रुप लगा है फिनॉल, और इन तीनों फिनॉल में या इन तीनों अल्कोहल में यहाँ पे लगा है बेटा लेट सपोज OH ग्रुप, चलिए OH तो सही नहीं रहेगा, CH3 ग्रुप, यहाँ H लगा है और यहाँ Cl लगा है, और मैंने पूछा एसिडिक का ऑर्डर बताइए, गिव ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। आपको क्वेश्चन करना है ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, आपको बताना है बेटा क्या आएगा ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। बिल्कुल नहीं 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 नहीं, सही नहीं बच्चों, ये ऑर्डर है। क्यों? हाँ, अब वंशिका सही है आपका आंसर बेटा, ये ऑर्डर क्यों है? क्योंकि इसमें ये वाला जो है ये है -M ग्रुप, ये वाले में नो M नो I, और ये है +M ग्रुप। +M ग्रुप एसिडिक कम करते हैं और -M ग्रुप एसिडिक बढ़ाते हैं। किससे? न्यूट्रल हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से ये ज्यादा एसिडिक, ये वहां से कम एसिडिक है। तो CN -M ग्रुप है और -M ग्रुप एसिडिक बढ़ाएगा, जबकि CH3 +M ग्रुप है वो एसिडिक कैरेक्टर कम करेंगे। एक आध और क्वेश्चन करके देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे तो और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब बेटा मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये रहा फिनॉल, लिटिल बिट टफ है, देखता हूं कौन बच्चा सही बताएगा। ये भी फिनॉल, ये भी फिनॉल और ये भी फिनॉल, चारों फिनॉल हैं, और पहले तीन में, चलो पहले में हमने कुछ नहीं लगाया, दूसरे में मैंने ऑर्थो पे CH3 लगा रखा है, फिर मैंने मेटा पे CH3 लगाया है, और फिर मैंने पैरा पे CH3 लगाया है। ठीक है, मतलब ये आपके सामने तीन क्रिसॉल है बेटा। OH और CH3 मिला के जो ग्रुप कहलाता है उसे क्रिसॉल कहते हैं। तो ये जैसे हमारा ऑर्थो क्रिसॉल कहलाता है, ये जनरल नाम है, याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर मेटा क्रिसॉल है, पैरा क्रिसॉल है, और अब इन चारों का आपको एसिडिक कैरेक्टर में अरेंज करना है। करिए बच्चों अरेंज, सोचिए, और थोड़ा टफ है, आराम से करिएगा। थोड़ा गलत है विजय, विजय अभी थोड़ा गलत है, करिए। अभिषेक गलत है बेटा, थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, अभी आपका तो ज्यादा ही गलत। गलत है विजय बेटा, गलत है। विजय 1, फिर नहीं, गलत है विजय अभी भी। 1 3 2 4 1 3, गलत है। 1 3 4 2, वंशिका 1, बिल्कुल सही, वंशिका आपका आंसर सही, एक आंसर सही अभी तक आया, बाकी सबके गलत आए थे। वंशिका आपका सही आंसर, यहाँ का आंसर है 1 सबसे ज्यादा एसिडिक है, 1 के बाद है 3, 3 के बाद है 4, और 4 के बाद है 2। ये आंसर है, 1 सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर 3, फिर 4, फिर 2। कारण, रीजन बताता हूं बच्चों, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा था, एंड ऑब्वियसली एक हमारी पोजीशन ऑर्थो है, फिर मेटा है, फिर पैरा है। तो 1 वाला जो था, 1 वाले में ना तो +M इफेक्ट लग रहा था, ना ही +I इफेक्ट लग रहा था। 3 वाले में +M नहीं था और +I था, थोड़ा सा, या +I था। 4 वाले में +M था और 2 वाले में भी +M था, दोनों में +M है, और दोनों में ही +I भी है, लेकिन +I का मैग्नीट्यूड 4 और 2 में किसमें ज्यादा है? 2 वाला पास में लगा है, इसलिए 2 वाले में +I ज्यादा है। जब भी +M आएगा तो वो +I से ज्यादा पावरफुल है, और ज्यादा पावरफुल है तो एसिडिक ज्यादा कम करेगा। आपको याद रखना है प्लस वाले ग्रुप एसिडिक घटाते हैं।
तो 1 में तो कोई नहीं लगा, सबसे ज्यादा एसिडिक। फिर प्लस थोड़ा सा आया, थोड़ा सा एसिडिक कम इसके मुकाबले, प्लस m आ गया, प्लस इफेक्ट बढ़ गया, एसिडिक कैरेक्टर काफी कम हो गया, तो इसके मुकाबले इसका एसिडिक कम। अब इन दोनों में प्लस m तो बराबर है, लेकिन प्लस i इसमें ज्यादा है, प्लस i ज्यादा हो गया, m बराबर, दोनों ने एसिडिक कैरेक्टर बराबर घटा दिया। अब इंडक्टिव ने भी एसिडिक कैरेक्टर और घटाया, ये पास में लगा है इसलिए। तो आंसर आ जाएगा 1 सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर 3, फिर 4, फिर 2। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो, एनी डाउट? एसिडिक कैरेक्टर क्लियर है अब आपको? चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे अब शिफ्ट करते हैं बच्चों। अगली हेडिंग का हमारा नाम है हाइपर कंजुगेशन। ये भी टीचर्स पूछ लेते हैं, हाइपर कंजुगेशन, और यूजुअली ये 1 या 2 नंबर में डेफिनेशन आती है खाली। हेडिंग का नाम लिखिए बेटा, हाइपर कंजुगेशन। इसका एक नाम और भी है, साइंटिस्ट के नाम पे है, बेकर एंड नाथन इफेक्ट। बेकर एंड नाथन इफेक्ट, और अभी 2 नाम इनके और आएंगे, वो हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो ऑब्वियसली 2 साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया था, बेकर एंड नाथन ने, उनके नाम पे है बेकर एंड नाथन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब आप समझ चुके हैं, जहां डबल सिंगल डबल हो, डबल सिंगल लोन पेयर हो, इसे कंजुगेशन कहते थे। ये है कंजुगेशन से कुछ ज्यादा, हाइपर। जैसे कहते हैं ना, टेंशन ले रहे हो, तुम्हें हाइपर टेंशन हो रही है, या कोई गुस्सा हो रहा है तो जबरदस्ती हम कहते हैं ज्यादा ही हाइपर हो रहे हो आज। तो हाइपर का मतलब यूजुअली बढ़ा चढ़ा के, है ना? क्लियर है? तो हाइपर कंजुगेशन क्या है? ये एक कंडीशन जैसे हमें देखी, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहां पे सारे H लगे हैं, दैट इज यहां पे कोई भी पाई बॉन्ड इसके बाद नहीं है। और अब अगर पूछा जाए क्या ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, क्योंकि ये रहा डबल, फिर ये रहा सिंगल, और ये सब तो सिंगल है, और सिग्मा बॉन्ड कभी कंजुगेशन करते नहीं है अभी तक की थ्योरी के हिसाब से। लोन पेयर कंजुगेशन करते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड करते हैं, तो यहाँ कंजुगेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट ने कई चीजें ऐसी देखी जहां प्रूफ करना पड़ रहा था कि भैया ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन आगे कंजुगेट करके आगे चले गए, और जब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो ये कंडीशन बना के दिखाई गई, ये वाली कंडीशन बना के दिखाई गई, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज। तो इसके 2 नाम और बढ़ गए। कौन से 2 नाम और बढ़ गए? पहला पॉइंट जो टीचर्स का सबसे फेवरेट पॉइंट है, वो ये कि कौन सी रेजोनेंस ऐसी है जिसमें सिग्मा बॉन्ड टेक पार्ट करता है या सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं। जनरली सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट नहीं करते, लेकिन यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर रहा है, तो वो कंजुगेशन जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं, दैट इज हाइपर कंजुगेशन। तो इस कंजुगेशन का एक नाम रख दिया सिग्मा बॉन्ड इन कंजुगेशन विद, ये कंजुगेशन कर रहा है सिग्मा बॉन्ड इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड। तो ये वाली जो कंजुगेशन आएगी सिग्मा बॉन्ड विद पाई बॉन्ड, इस कंजुगेशन का नाम है हाइपर कंजुगेशन। तो यहां ऐसे करके लिखा हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड कंजुगेशन पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई का कंजुगेशन, ये कहलाता है हाइपर कंजुगेशन। और क्योंकि यहाँ पे इस दौरान कोई भी बॉन्ड नहीं है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो इसे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ कोई भी बॉन्ड नहीं है, और क्योंकि यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है तो इसका एक नाम और रखा गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसका एक नाम और रख दिया गया है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि कोई बॉन्ड मौजूद नहीं है। यहाँ जो H है इसे रुका हुआ है, लेकिन कोई भी बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसका नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब एक बारी पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसे रिपीट करेंगे क्या हो क्या रहा है कैसे। सिंपल एग्जाम्पल सोचिए बेटा, बाईसाइकिल, ऑर्डिनरी जो साइकिल होती है हमारी 2 पहियों वाली जो साइकिल है, उसे सोचना है। तो ऑर्डिनरी बाईसाइकिल जो होती है, एकदम सिंपल ऑर्डिनरी बाईसाइकिल,
उस बाईसाइकिल में एक स्टैंड दिया जाता है। आई होप सो क्लियर है आपको। साइकिल का एक स्टैंड होता है और वो स्टैंड बेसिकली इसलिए दिया जाता है कि ये जो ऑर्डिनरी दो टायर लग गए ना, ये बाईसाइकिल हो गई, वट एवर द पिक्चर, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, जहाँ कहीं गद्दी भी होगी, ठीक है। अरे यार गद्दी तो यहाँ आनी चाहिए, ठीक है, अरे यार तुम समझ गए है ना। तो जहां से ये हैंडल हो गया इसका, ठीक है, लोग है ना, ध्यान रखते किसी को कॉल करते हैं। हाँ जी, जल्दी है, ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है? ना आ रही होगी आवाज तो फिर वही मीटिंग लीव करो, आओ, ये बड़ा दिक्कत है। आपको आवाज आ रही है बच्चों? आ रही है सर, आ सर। रही है आओ ये, सर, आ रही है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ। अब ये ऑर्डिनरी बाईसाइकिल तुम्हारे सामने मैंने ड्रॉ की है और इसे सोचिएगा, इस बाईसाइकिल में यूजुअली या चेन बेन लगी होगी, ये पैडल लगे होंगे। इस बाईसाइकिल में हमें दिए जाता है क्या चीज, यहाँ पे एक स्टैंड, ठीक है। तो ये जो बाईसाइकिल है इसमें स्टैंड क्यों दिया जाता है, जिससे गिरे ना, क्यों क्यों नहीं गिरे, मतलब बोले ग्रेविटी होती है, वो ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, इसके बैलेंस नहीं बनता, ये गिर जाती है, ये लाइफ का रूल भी है। ओके, तो बाईसाइकिल में स्टैंड इसलिए है क्योंकि ग्रेविटी है और ग्रेविटी में ये बैलेंस नहीं बना पा रही है साइकिल, और इसलिए इट विल फॉल डाउन। ओके, वेरी गुड। तो जब भी हम साइकिल चलाएंगे तो ऑब्वियसली ग्रेविटी तब भी रहेगी, तो जब भी हम साइकिल को चलाएंगे स्टैंड लगा के ही चलाएंगे, ठीक है। ये बड़ा वाला स्टैंड जो होता है जिससे पिछला पहिया जमीन से ऊपर रहता है, बाईसाइकिल जब भी चलाएंगे तो स्टैंड लगा के चलाएंगे। तो क्या स्टैंड लगा के गाड़ी चल जाएगी, बाईसाइकिल चल जाएगी? नहीं चलेगी। अच्छा, स्टैंड हटा के हम साइकिल चलाएंगे, कुछ लोग कहेंगे स्टैंड हटा दिया अब साइकिल चला रहे, तो जब हम स्टैंड हटा के साइकिल चलाएंगे तो साइकिल चल रही है, इसका मतलब साइकिल गिर नहीं रही, और गिर नहीं रही मतलब ग्रेविटी खत्म हो गई, तभी तो नहीं, क्योंकि ग्रेविटी होती गिरा देती, लेकिन ग्रेविटी तो तब भी रहेगी। तो क्या हो रहा है भैया, चक्कर क्या है, माजरा क्या है? तो पॉइंट आपको ये समझना है, जब साइकिल चलती है तो ग्रेविटी भी होती है, बट ग्रेविटी जितने फोर्स से साइकिल को अपनी तरफ से खींच रही है, कोई दूसरा फोर्स जिसे आप मोमेंटम कह सकते हैं, इनर्शिया कह सकते हैं, वॉट एवर द फोर्स, वो जो फोर्स है वो उसे आगे ले जा रहा है या वो उसको बैलेंस कर रहा है। तो कोई दूसरे फोर्स से बैलेंस हो रहा है और ग्रेविटी है, बट ग्रेविटी इज नॉट डोमिनेट। और जैसे ही आपकी साइकिल की स्पीड कम और बहुत कम होती है, वो मोमेंटम कम होने लगता है, तो ग्रेविटी डोमिनेंट हो जाती है, आप गिर जाते हो। जैसा कि लाइफ में भी होता है, इन जनरल लाइफ में भी लोग आपको लगातार गिराने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। लोग कहने का मतलब द नेगेटिव पीपल सराउंडिंग यू, वो आपसे हमेशा आर्गू करेंगे, नेगेटिव थॉट्स देंगे, क्योंकि उनकी ग्रेविटी ही होती है दूसरों को गिराएं, वो ग्रेविटी वाले बंदे हैं और वो चाहते हैं आप गिरो गिरो, और वो हमेशा यही कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगर आप में मोमेंटम है, आप किसी चीज को अपनी इंटरनल एनर्जी, अपने इंटरनल जिसे कहते हैं ना, आपने डिजर्व करते हैं या कुछ ठान रखा है वॉट, तो अगर आप में एक डेडिकेशन है और एक आपको एंथुसियाज्म है, तो आप आगे चलते रहेंगे, और वो मोमेंटम जो आपका है वो आपको आगे ले जाता जाएगा, और ये इनकी ग्रेविटी कांस्टेंट लगती रहेगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी ग्रेविटी से आप आगे निकल जाओगे। और जहां आपके अंदर में वो कम हुआ, आपके मोमेंटम की स्पीड कम हुई, तो ये लोग डोमिनेट कर जाएंगे, और ये जैसे ही डोमिनेट करेंगे आप गिरोगे। इज इट क्लियर? तो ये साइकिल वाला कंसेप्ट है। अच्छा, ये वाला सत्संग यहाँ क्यों हो रहा है, साइकिल का सत्संग का हाइपर कंजुगेशन से क्या लेना देना है? तो बेटा पॉइंट ये है कि कुछ साइंटिस्ट ने इस बात पे कहा कि यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस है, तो ये कूद के यहाँ क्यों नहीं चला जाएगा,
और फिर प्लस वाला यहाँ रुका ही कैसे रहेगा, ठीक है। तो प्लस और माइनस में अट्रैक्शन है, तो इट इज जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही थी। बट ये वाला जो मूवमेंट हो रहा है ना, कौन सा मूवमेंट, दिस, ये इधर आना फिर इधर जाना, तो ये वाला मूवमेंट लगातार चल रहा है। ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन और ये वाले पाई वाले इलेक्ट्रॉन ये लगातार कॉन्जुगेशन में है, इधर से इधर मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब यहाँ बॉन्ड नहीं भी होता है तब भी ये यहाँ से निकल नहीं पाता। ये यहाँ से यहाँ निकलने की जब तक सोचता है तब तक बॉन्ड फिर से बन जाता है। व्हाट आई मीन टू से, इसकी साइकिल चल पड़ी है। तो व्हाट इज द पॉइंट, जैसे ग्रेविटी फोर्स होने के बावजूद भी चलती हुई साइकिल नहीं गिरती है, सिमिलरली वैसे ही बिना बॉन्ड के बावजूद या इस अट्रैक्शन के बावजूद ये यहाँ रुका रह सकता है। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो गया तो ऐसा थोड़ी लौट के नहीं आ रहा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चल रहा है। इज इट क्लियर? तो जैसे अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा है और कोई यहाँ खड़ा है और ये जगलिंग या कोई वो बॉल्स या गेम्स कर रहे हैं कि ये हवा में कुछ डिस्क रखी हैं, 2 डिस्क इनके हाथ में है, किसी ने फोटो खींच लिया और फोटो खींचने के बाद पूछा कि हाँ भाई बताओ ये डिस्क हवा में रुकी है तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, क्या ये डिस्क नीचे गिर जाएंगे ग्रेविटी की वजह से? अरे नहीं भैया, जब ये मूवमेंट ऐसा चल रहा है तो ऐसा ही चलता रहेगा, और अगर नीचे ग्रेविटी है तब भी ये नीचे नहीं गिरेंगी, क्योंकि मूवमेंट कोई और है, इनर्शिया या मोमेंटम कहीं और ले जा रहा है उसका। तो वट एवर, अगर आपको समझ में आ गया तो पॉइंट ये है, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। ओके, कम फ्रॉम स्टार्टिंग, हमारी हेडिंग का नाम है हाइपर conjugation. Why it is termed as hyperconjugation? Because in this type of conjugation, sigma electron is taking part. कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड होता है, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं। Therefore, this conjugation is known as hyperconjugation. 2 साइंटिस्ट थे जो ठलुए थे, एकदम खाली थे। एक को हम जनरल भाषा में कहते थे ये टोटली बेकार है, ठीक है, इसका कुछ नहीं हो सकता, और दूसरे को हम कहते थे नकारा है। तो बेकार और नकारा 2 साइंटिस्ट थे, मतलब ये जब रिसर्च हो गई, इनकी साइकिल चल पड़ी, तो इसी बेकार का नाम बेकर हो गया और इस नकारे का नाम नाथन हो गया, और है ये वही बेकार और नकारा, इसे अब हम बेकर एंड नाथन कहते हैं। वो होता नहीं कि जब कोई हिट हो जाता है तो नाम बदल देते हैं थोड़ा बहुत, तो ये बेकार और नकारा थे, बाद में बेकर एंड नेथन हो गए हैं। तो बेकर एंड नेथन, जैसे अगर आपको याद हो ना, ऑस्मोसिस डिस्कवर किसने की थी, ये बायो वाले पढ़ते हैं, वो एक अबिन नलायक नाम का साइंटिस्ट था, खाली ठलुआ था, उसे अबिन नलायक कहते थे। अब साइंटिस्ट बन गया तो अब उसका नाम चेंज करके एबे नॉलेज हो गया है, पहले नलायक था अब नॉलेज है। ऐसे ये बेकार और नकारा थे, अब बेकर एंड नाथन है, और इसीलिए इस इफेक्ट का नाम हो गया है बेकर एंड नाथन इफेक्ट। तो भैया हाइपर कंजुगेशन, अब पॉइंट ये आया, जरूरत क्या है इसको पढ़ने की, हाइपर कंजुगेशन को इतना हाइट क्यों मिल रहा है, कहां हमें जरूरत पड़ी हाइपर कंजुगेशन से, चीजें क्या प्रूफ हो रही, तो इससे बेटा 2-3 बातें प्रूफ हुई। जैसे ये एक बेंजीन की रिंग है, और इस बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर CH3 लगा हो तो इस CH3 इस एल्काइल ग्रुप में +M इफेक्ट होता है। ये देखा गया कि ये एल्काइल ग्रुप अपने ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कहलाता है। अरे भैया ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ाएगा, भाई कॉमन सेंस है, लोन पेयर तो है नहीं, तो जब लोन पेयर नहीं है तो यहां और उसके बाद यहां और यहां ही इलेक्ट्रॉन क्यों बढ़ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कहेगा इंडक्टिव भी तो है, तो इंडक्टिव तो पार्शियल, और इंडक्टिव तो सिस्टमैटिक जाएगा ना, यहां ज्यादा यहां कम यहां और कम, यानी यहां पे भी होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, वहां तो है नहीं, सीधा यहां है और यहां है, इसका मतलब यहां है तो मीजोमेरिक ही। अब मीजोमेरिक प्रूफ कहां से करें, लला के पास लोन पेयर तो है ही ना, इस लला के पास लोन पेयर ना है, पैसे तो है ही नहीं लोन पेयर वाले, और फिर भी ये दानी बने घूम रहा है, कैसे घूम रहा दानी बने, तो भैया ये लला दानी बने हुए, इसकी वजह से यहाँ पे ये माना गया कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो ये थे, और इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं। इतना तो आप रेजोनेंस समझ चुके हैं
कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे तो आगे वाले पाई बॉन्ड मूव करेंगे, जिसकी वजह से चार्जेस आएंगे। और अगर एग्जैक्ट जो बना है उसे समझना चाह रहे हैं तो इसको मैं बॉन्ड को इधर कर दूं, ये कर दूं, ये करूं और ये। अब आप देखिए शायद आपको समझ में आ गया हो, और कलर चेंज कर देते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां आए, तो ये वाली कंडीशन फिक्स जाएगी। दैट मीन्स एल्काइल ग्रुप को प्लस एम इफेक्ट कैसे प्रूव करें, क्योंकि एल्काइल ग्रुप के पास तो लोन पेयर नहीं है, तो एल्काइल ग्रुप को प्लस एम इफेक्ट प्रूव किया जाता है बाय हाइपर कंजुगेशन। तो हेडिंग हो गई, या मैं स्टार्टिंग से तीनों हेडिंग बोल देता हूं। पहली हेडिंग हो गई डिफाइन हाइपर कंजुगेशन विद एन एग्जांपल। तो अब आप कहेंगे इट इज अ डीलोकलाइजेशन या स्पेशल काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन इन विच सिग्मा बॉन्ड आर डीलोकलाइज्ड, या सी सिग्मा बॉन्ड एच इज डीलोकलाइज्ड between carbon and between या with pi bond और CH bond delocalize होते हैं। This type of conjugation is known as hyperconjugation, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आया विद एग्जांपल, तो आप प्रोपीन बना के दिखा सकते हैं, प्रोपीन बना के दिखा सकते हैं। ये रहा प्रोपीन, और यहाँ आप H बनाएंगे, और भैया बाकी भी वैलेंसी में H बना देना, ये बाकी H। इसके बाद आप ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर दिखाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन आप इधर दिखाएंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, ये दिखेंगे, और ये चीज आप कहेंगे हाइपर कंजुगेशन है। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर और वो उधर जा चुके हैं, दिस इज हाइपर कंजुगेशन। और इससे प्रूफ हुआ बेटा, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की होती है 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो प्रोपीन में ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ नियरली 1.46 आ रही थी। अब साइंटिस्ट परेशान, क्या परेशान कि बोले यार ये वाले प्रोपीन में ये बॉन्ड लेंथ आनी तो चाहिए 1.54, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बॉन्ड लेंथ इतनी नहीं है, ये बॉन्ड लेंथ नियरली इतनी है। दैट मीन्स इससे कम है। भैया कम क्यों हो गई बॉन्ड लेंथ? तो इट कैन बी प्रूव बाय हाइपर कंजुगेशन कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां आ गए थे, और क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां आए, ये बॉन्ड यहां गया, और यहां बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और जब भी डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, और यहाँ डबल बॉन्ड का जो कैरेक्टर आ रहा है उसी के लिए वर्ड क्या यूज हो रहा है बच्चों? हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन की वजह से डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आया। तो पहली हो गई हेडिंग डिफाइन हाइपर कंजुगेशन, द कंजुगेशन इन विच सिग्मा बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड। दूसरा हो गया एग्जाम्पल, तीसरा हो गया एप्लीकेशन। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि बेंजीन रिंग में बल्कि टोलीन कह लूं या मिथाइल बेंजीन में जो एल्काइल ग्रुप है ऊपर जो CH3 है उसका प्लस एम इफेक्ट कैसे है? तो वो लोन पेयर ना होने के बावजूद प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो एल्काइल ग्रुप हैज प्लस एम इफेक्ट ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन कंपटीशन का या 12th लेवल पे बड़ा फेमस है और हिट है कि ऐसे करके बना देते हैं कि एक CH3 लगा है, एक CH3 CH2 है, और एक CH3 होल ट्वाइस CH है, और एक CH3 होल थ्राइस C है। ये लिख देते हैं चारों, और कहते हैं ये चारों अटैच हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। मतलब यहां डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और यहां कोई ए ग्रुप लगा है, तो इन चारों की जगह ये ए ग्रुप आ सकता है। तो या तो CH3 आएगा, या CH3 CH2 आएगा, या CH3 होल ट्वाइस CH आएगा, या CH3 होल थ्राइस C आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, ये बुक का क्वेश्चन है कि बताओ इन चारों में किस एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है? बेटा बेसिकली प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पुश करना। तो यहाँ क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है कि किसका इलेक्ट्रॉन पुशिंग पावर ज्यादा है, कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुश कर सकता है। तो इन चारों में कौन पुश कर सकता है? तो बच्चों प्लस आई को बेसिकली जो आप जानते हो वो ये कि जितना बल्की ग्रुप होते जाता है उतना प्लस आई ज्यादा होता है। तो शायद जो बच्चे
एकदम जनरल सोच रहे हैं वो ये कह देंगे कि फोर्थ वाले का प्लस आई ज्यादा है क्योंकि वो बल्कि ज्यादा है। बट आपने ये ध्यान नहीं दिया, मैंने ये भी तो क्वेश्चन कहा कि डबल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड सिस्टम से ये लगे हैं। जब ये अनसैचुरेटेड सिस्टम से लगे हैं तो ये हाइपर कंजुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखना कि इस कार्बन से एक भी हाइड्रोजन नहीं है। जब ये वाला कार्बन मैं तुम्हें यहां लगा के दिखाऊंगा तो तुम समझ जाओगे कि यहां हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं। यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो यहां तो हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं। यहाँ एक हाइपर कंजुगेशन है, सिर्फ एक H, यहाँ 2 H है, यहाँ 3 H है। तो हाइपर कंजुगेशन यहाँ की ज्यादा है, इसलिए प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा है। तो काइंडली नोट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को नोट करिए बेटा कि अगर कभी अनसैचुरेटेड सिस्टम से एल्काइल ग्रुप दिया हो, अनसैचुरेटेड सिस्टम से एल्काइल ग्रुप दिया हो, तो ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट उल्टा हो जाता है। मतलब हल्का वाले एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव ज्यादा हो जाता है और भारी का इंडक्टिव कम। और एक्चुअली में ये इंडक्टिव नहीं है तो ये हाइपर कंजुगेशन ही। बट लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं और किंग्स में आपको याद रखना है, मतलब कि यहाँ जो क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक या कंसेप्ट है वो ये कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन आगे की ओर पुश कर सकता है। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश कर सकता है? ये ज्यादा पुश कर सकता है क्योंकि इसके पास 3 H लगे हैं। जैसे यहाँ कार्बन लगाऊंगा 3 H, तो ये तीनों H अपना हाइपर कंजुगेशन कर सकते हैं, जबकि यहाँ एक भी H नहीं कर पाएगा। तो हाइपर कंजुगेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे मूवमेंट हो सकता है। इसके लिए एक शब्द बना लिया हमने, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन बेटा, वैसे केमिस्ट्री में अल्फा कार्बन का क्या मतलब है? जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा, फंक्शनल ग्रुप से पड़ोसी कार्बन को केमिस्ट्री में हम कहते हैं अल्फा कार्बन। केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप को बख्श दो, उसे छोड़ दो, उससे अगला कार्बन फंक्शनल ग्रुप जो भी है, जैसे यहाँ COOH है तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से अल्फा अगला कार्बन जो डायरेक्टली जुड़ा है वो अल्फा कार्बन कहते हैं। और इसके पास अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। आपको पहले ही बता रखा है हाइड्रोजन की अपनी कोई औकात नहीं है, इट इज जस्ट लाइक हस्बैंड, H फॉर हस्बैंड। तो ये अपनी औकात नहीं रखते, ये जिससे जुड़े उनकी औकात है, तो इनकी औकात है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन से जुड़ी है, और अगर ये कार्बन अल्फा कार्बन है तो ये हाइड्रोजन भी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। आया समझ में? ऐसे ही मैंने यहाँ पे ये हमने शब्द बना लिए हैं कि अगर ये थोड़ी देर के लिए हम मान लें जस्ट लाइक फंक्शनल ग्रुप, मान ले रहे फंक्शनल ग्रुप, जिससे कि ये अगला कार्बन हम कह पाए अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगी होगी ये अल्फा कार्बन था, ये वाली हाइड्रोजन अब हम कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और ये अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये यहां जाएंगे, यानी रेजोनेंस हो जाएगी। तो हमें कहने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि एल्कीन्स में हाइपर कंजुगेशन कब होती है। एल्कीन्स में हाइपर कंजुगेशन होती है जब उनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो या ज्यादा हो। फिर से समझो कौन सी एल्कीन है, ये रहा डबल बॉन्ड, अगला कार्बन, इस पे H होना चाहिए। डबल बॉन्ड से अगले कार्बन को मैंने अल्फा कार्बन कह दिया है और उसके H को अल्फा H। तो किस एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होंगी? जिसमें अल्फा H ज्यादा है। अगर मैंने आपसे ये पूछा बताओ भाई इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये मैंने बोर्ड पे लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूं हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? वेरी गुड वंशिका। संजना बेटा थोड़ा गलत है आपका, थोड़ा और ध्यान से देखिए, और बाकी लोग जो ध्यान से देख रहे हैं वो जवाब दीजिए। ओके, बाकी सब सो चुके हैं लगता है, एक ही दो सुन रहे हैं। इसीलिए तो मैं इतने इजी इजी क्वेश्चन बीच में डालता हूँ कि ये तो देख लूं कौन जग रहा है कौन सो रहा है। बाकी लोग तो जिसे कहते हैं ना, कह रहे हैं हमारी आत्मा तक सो गई है। ओके, चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। विजय बेटा गलत है ये आंसर, इसका आंसर वंशिका ने सबसे पहले बताया था, इसका आंसर है 0, जो तुम्हारे नंबर एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है। क्यों 0? इसलिए 0 क्योंकि इन दोनों कार्बन को ही तो अल्फा, ओ सॉरी, इन्हें तो फंक्शनल ग्रुप मान के चल रहे हैं,
इनको तो ब्रैकेट में बंद करो, इसके अगले कार्बन पे हाइड्रोजन देखने, ना कि इनके हाइड्रोजन। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक दो बच्चों ने आंसर 3 दिया, पता नहीं कहां से 3 गिना है, एक आध बच्चे ने आंसर 2 दिया है, पता नहीं कैसे 2 गिना है। ठीक है, ये भैया पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट हो रहा है, तो अल्फा कार्बन ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन कहां देख लिए तुमने। चलो कोई बात नहीं, अगले देखते हैं। ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये रहा CH3। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन। चलो बहुत बढ़िया, वंशिका क्लियर, और अब अभिषेक को भी क्लियर है, विजय को भी क्लियर है। सात्विक, शर्म कर ले, शर्म कर ले, शर्म बेटा। सात्विक, सबका क्लियर, तेरा गलत। ये रहा फंक्शनल ग्रुप मान लो, ये रहा अल्फा कार्बन और डायरेक्टली अटैच, और ये रहे अल्फा हाइड्रोजन। तो भैया ये 3 ही तो अल्फा हाइड्रोजन है, तू 2 क्यों बता रही है भाई। आप ये कहते गलती से हो गया टाइप, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 अल्फा हाइड्रोजन बताइए फास्ट। अरे बहुत बढ़िया विजय, गलत आंसर। सात्विक गुड, वेरी नाइस। सात्विक गुड, अभिषेक गुड, अरे वेरी गुड। विजय भाई तुम रहने दो, अब तुम्हारा आंसर गलत हो गया तो गलत पे गलत ही जा रहा है। और वंशिका भी गुड, सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। इसे फंक्शनल ग्रुप मानना है। ये 3 अल्फा कार्बन हो गए, और अगर 3 अल्फा कार्बन है और इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन हुई ना भाई। और गिनो, और गिनो, एक दो और गिनो, अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया। चलिए और गिनिए बच्चों। ये बताइए, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड। चलिए तीनों में गिनिए अल्फा हाइड्रोजन, जल्दी से, फास्ट, जल्दी जल्दी। आंसर बेटा, तीनों को कॉमा 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 करके लिख दो, एक साथ कॉमा 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 करके तीनों लिख दीजिए। बेटा तीनों लिखिए। सात्विक गलत है, गलत है। ओके, लेट आई रिवील द आंसर। बताऊं अनरिवील द आंसर। गलत है विजय। अभिषेक गलत है, एक सही एक गलत। चलिए आंसर मैं लिख रहा हूं। अरे बहुत बढ़िया वंशिका, सही आंसर ये है जो वंशिका ने खाली सही दिया है। तो आंसर इज 471। ये रहा फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 करोगे तो 2 हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी 4 करोगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये रहा फंक्शनल ग्रुप, यहाँ कार्बन में 3 H लगे हैं, यहाँ 2 H लगे हैं, यहाँ 2 H, इससे डायरेक्टली ये 3 लगे हैं, 3 2 5 2 7। ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा अल्फा कार्बन, एक ही H लगा है, और इसलिए आंसर 471 आएगा। ये तो कई लोग पता नहीं क्या क्या समझ बैठे, CH3 CH2, यही तो गड़बड़ है, इसी को तो सुधारना। बोलो भैया, अल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कंजुगेशन टॉपिक में कोई डाउट है तो जल्दी बताइए। एनी डाउट इन हाइपर कंजुगेशन और अल्फा हाइड्रोजन? वेरी गुड, क्लियर है। तो ये हमारा फिनिश हुआ दिस वन। एक आध बच्चे कह रहे हैं एक और बताओ, लास्ट वाले को रिपीट करो। ये रहा बेटा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से अगला कार्बन, ये रहा उससे अगला कार्बन। इस कार्बन की वैलेंसी 4 करो, एक पे कार्बन लगा, दूसरे पे कार्बन, तीसरे पे कार्बन, तो एक वैलेंसी बची, वो हाइड्रोजन हो गया। बस और क्वेश्चन करेंगे, एक दो बच्चे कह रहे क्वेश्चन और बता दो, चलो करिए बेटा एक और क्वेश्चन।
बताइए भैया, अल्फा हाइड्रोजन किस में कितने हैं? चार बनाए मैंने, जल्दी बताइए। अब लिख लीजिए कॉपी में भाई। आंसर अरे बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा गलत है विजय, एक में गलत है। अब इसी एक एक बताओगी बेटा, उसने चारों बता दिए। बहुत बढ़िया सात्विक, पहले दो सही है। बहुत बढ़िया सात्विक, तुम सही जा रहे हो, गुड। मैंने कोई एक गलत लिखा है शायद, चलिए चेक करिए कौन सा गलत लिखा है, या सही भी हो सकता है। चलो आप बताएंगे विच वन इज रॉन्ग। सेकंड गलत लिखा है, और कोई गलत? मैंने कोई एक गलत लिखा है बस। चलिए बताते हैं, देखिए एक एक चेक कर लेता हूं, एक एक चेक कर देता हूं, आपको अपने आप क्लियर होगा। बेटा ये दो हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ है, तीन सही लिखा है, पहले में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। गुड वंशिका। वंशिका सेकंड वाला आपका गलत लग रहा है मुझे। देखिए सेकंड ये रहा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, एंड ऑब्वियसली यहाँ भी दो हाइड्रोजन, क्योंकि ये तो कार्बन है, तो मुझे तो सेकंड भी सही लग रहा है, क्योंकि आपको तो अल्फा कार्बन सारे ही देखने ना, डायरेक्टली अटैच कार्बन, भाई जो भी डायरेक्टली अटैच है वो देखेंगे। नाउ ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, यहाँ तो H की जगह ही नहीं है, यहाँ दो H है, ये भी सही है। बोलो क्लियर है? ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ तो एक H आ सकता है, ये वाला क्योंकि वैलेंसी 3 थी, ये दो थे, दो चार एक पांच, इसका मतलब यहाँ पे ये गलत है, आंसर इसका 5 था। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। चलो बच्चों इतना ही रखते हैं आज, वी विल टॉक। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.